जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल 50 होने वाले हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए पहला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखो कितना सही क्वेश्चन है। अभी हाल की बात है कि यूपी के हाथरस में जिस भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची, उनका असली नाम क्या है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे बताएंगे जिस भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी, उनका असली नाम क्या था। इसमें लगभग 120 से 130 लोग की मौत भी हुई है। 120 से 130 के लगभग लोगों की मौत भी हुई है। और यहाँ पे देखो, इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा सूरजपाल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है। सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है, ये एसआई के पेपर में पूछा भी गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों मतलब कि यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है सर्वोच्च न्यायालय। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन नियुक्त करता है, आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना, ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। और देखो, चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना, वो संविधान के किस भाग में आती है। तो याद रखना, भाग 15 में दिया गया है, भाग 15 हो जाएगा। और अगर आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे, तो याद रखना 324 से 329, ठीक है, 324 से 329 तक आता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी कर लिया होगा भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे सही जवाब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जवाब किया होगा और आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। ये देखो आपका हाल का ही क्वेश्चन है, मतलब 1-2 दिन पहले का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका करंट का क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए। तो कहते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या जी, आपको याद आया होगा। और अभी इनका कुछ दिन पहले क्या कहते हैं, तलाक डाइवोर्स का कुछ हुआ था, तो वो भी आपने देखा ही होगा, जो भी न्यूज़ में रहा था। और यहाँ पे देखो, उन्हीं के नाम से आप याद रखेंगे कि जब बंदे को टूटता है ना, कहीं से भी जब दिल टूटता है, तो वो या तो आईएएस क्वालिफाई करता है या फिर बिखर जाता है। तो दो में से एक काम होता है। तो यहाँ पे याद रखना, ये निखर चुके हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, महात्मा गांधी कब कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी कब कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए, बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो बेलगांव अधिवेशन है वो कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, बताइएगा। तो यहाँ पे याद रखना, ये 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। तो ये तो आप याद ही रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये एरर है, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कुछ एरर हो गया है। और यहाँ पे देखो दिया है, MTNL का पूर्ण रूप होगा। MTNL का पूर्ण रूप होगा। तो MTNL का पूर्ण रूप क्या होगा, आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना, देखो यहाँ पे सबको नोट करना है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो MTNL का पूर्ण रूप होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखो, अब BSNL का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। BSNL जो है ना, देखो ये जो महानगरों में होता है MTNL, और BSNL जो है ये तो
हमारे यहाँ पे नगरीय क्षेत्र में हर जगह होता है। तो BSNL का फुल फॉर्म जो होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है ये किसका फुल फॉर्म है, बताओ। ये सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है ये किसका फुल फॉर्म है, तो याद रखना ये सिम का है। किसका है? सिम का है। सिम होता है ना जो फ़ोन में, उसका याद रखना, उसका फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे तीनों समझ आ गए होंगे। और ये हमारा 7 नंबर तो गड़बड़ हो ही गया था, 8 नंबर ये रहा। देखो यहाँ पे दिया गया है कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग से संबंधित है? ये आपका HW है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको परसों कराया था और कल मैं आपको बताऊं। देखो पहले तो इसका आंसर करना आप सभी कमेंट बॉक्स में, और मैं समझ जाऊंगा जो भी आंसर करेगा कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से क्लास को देखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ये बार बार। चलिए देखो यहाँ पे 10 नंबर है। 10 नंबर पे क्वेश्चन है कि किस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। किस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है? तो ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि वो कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है? तो याद रखना ये है एंथेनोग्राफी। एंथेनोग्राफी जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसमें व्यवहार और ये सब मनुष्य का चेक किया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो ये जो कास्मोग्राफी है ना, कास्मोग्राफी, ये भी याद रखना, ये आपके शायद RPF में पूछा गया था। कास्मोग्राफी जो है ये क्या है, तो याद रखना ये विश्व रचना से संबंधित है। ये इसमें क्या है ना, इसमें विश्व रचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो विश्व रचना जो है उसका अध्ययन कास्मोग्राफी के तहत होता है। और पोमोलॉजी जो है, ये पोमोलॉजी क्या है, तो ये तो सभी को पता होगा, फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन और साथ में आप उनकी जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसका अध्ययन, मतलब कि फलों और फलों की उपजाऊ का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया है, तो आप यार थोड़ी सी मदद करना और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो यहाँ पे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं ऐसे भी बता सकता हूँ आपको कि करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब 3 जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 जुलाई हो जाएगा। देखो 5 सितंबर को सभी को पता होगा कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना 5 सितंबर को। तो याद रखना 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हमारे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं अपना राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो 8 अक्टूबर मेरे मुंह से निकल गया तो बता दूं, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है वायुसेना दिवस। और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 5 सितंबर को शिक्षा दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस 3 जुलाई, जो कि ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या हो रहा है आज ये बार बार? अच्छा मैं समझ गया, आज ना ये थोड़ा सा मेरा इसका पैड गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ये इसका जो टच है वो बिल्कुल अब मुझे लग रहा है स्थायी रूप से ख़त्म हो चुका है। तो यार थोड़ा सा हेल्प कर दो और एक नया फ़ोन आ जाए, मैं कब से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। और देखो यहाँ पे दिया गया है किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? ये आपके RPF का पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पे मैं आपको बताइए 2015 या 14 में पूछा गया था। और यहाँ पे आप बताना इसका सही जवाब जो है वो याद रखना सुश्रुत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे है कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पे दिया गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। और संयुक्त राज्य संगठन की जो वो है स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो देखो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है 1995 में हुई थी। इसका अगर आपसे वो मुख्यालय पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना ये जिनेवा में है। कहाँ पर?
जिनेवा में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड याद रहेगा ना, तो जिनेवा में है और इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यहाँ पे देखो ये टच टूटा हुआ है तो दिक्कत दे रहा है। चलिए आज लिखेंगे कम, सिर्फ ऑप्शन वाइज समझाते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे दिया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 1985। 1985 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसका अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना यार नई दिल्ली है। क्या है, नई दिल्ली है। देखो नोट करते हुए चलना है सभी प्रश्नों को मेरे भाई, और याद रखना है सही जवाब आपका 1985 हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है। ये आपके आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्त आपका जो सही जवाब है ना वो होना चाहिए पुणे में। कहाँ पर, पुणे में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आपको याद हो गया ना। अब देखो ये कब किया गया था, इसकी स्थापना वो भी याद रखना। ये हुई थी 1960 में। कब हुई थी दोस्त, 1960 में फिल्म और टेलीविज़न संस्था की। तो ये भी आप याद रखेंगे मेरे भाई। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, देखो ये आपके यहाँ का मॉल नहीं है मेरे भाई, और इसका बिल्कुल सही जवाब देना। तो याद रखना जो रेड स्क्वायर है ना ये मॉस्को में स्थित है। कहाँ पर, मॉस्को में। मॉस्को कहाँ, मतलब कि रूस, याद रहेगा ना, और रूस। तो ये रूस में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। और इसे पता है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे 1990 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। विश्व धरोहर में शामिल हुआ है और ये रूस का ऐतिहासिक स्थान भी है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि आपसे रेड स्क्वायर पूछ लिया जाए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो, और आप भी अपने भाई को यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। आप देख रहे हो आज क्लास किस तरीके से हो पा रही है, कल इसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो मेरे भाई, यार थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितना सपोर्ट कर दोगे ना या शेयर वगैरह कर दोगे, तो अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। और देखो ये करंट का है कि किस राज्य में जीका वायरस का मामला सामने आने पर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। ये अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है। तो ये देखो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो सही जवाब है वो याद रखना, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और दूसरा याद रखना है जो कोरोना वायरस आया था कोविड-19, ये उसका लेटेस्ट है, अपडेट है। लेकिन जो कोरोना आया था उसका पहला मरीज केरल में मिला था। कहाँ मिला था, केरल में मिला था। तो ये याद रखना। और यहाँ पे महाराष्ट्र जीका वायरस पहला जो केस है सामने आया, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मास्क ज़रूरी है, मास्क अब कहीं भी जाओ ज़रूरी लगा के जाओ, अपनी सेफ्टी के लिए सही यार। और देखो यहाँ पे दिया है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो दोस्त होना चाहिए हैदराबाद में। क्या होगा, हैदराबाद में। और ये पता है आपको इसकी जो स्थापना है ना ओपन रॉक संग्रहालय, इसको जो बनाया गया है, तो इसका कब हुआ था, 6 जनवरी 2022 को हुआ था। ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है, ऐसा समझिएगा। तो ये परिवर्तन किया गया है या जो भी है, इसका जो ओपन रॉक संग्रहालय है इसका नाम 6 जनवरी 2022 को रखा गया और ये हैदराबाद में है। ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। अष्टदिग्गज जो हैं ये किसके दरबार में थे, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना ये दोस्त कृष्णदेव राय ऑप्शन ए। ये पता है तेलुगु वो हैं कवि, तेलुगु कवि हैं। 8 कवि बोलते हैं, मतलब 8 कवि, इसका मतलब होता है 8 कवि, ठीक है। अष्टदिग्गज 8 कवि मतलब कि जो तेलुगु कवि थे, ठीक है, तेलुगु। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं, तो इस प्रश्न का जवाब करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ जो मुझे याद आ गया यार, कि कहता है ना कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ। और कहते हैं कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। तो दोस्त कभी घबराना नहीं है यार,
ठीक है, आप अकेले काफ़ी हो और आप इस बार 100% वर्दी आपको मिलेगी, आप क्वालिफाई करेंगे, ये मुझे भरोसा है। बस क्या कितनी देरी है कि आप खुद पर भरोसा एक बार कर लें। आप खुद पर एक बार भरोसा कर लें कि हाँ, ये भैया कह रहे हैं सही बात है, मुझे वर्दी मिल जाएगी, तो आपको 110% वर्दी मिल जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा रखो, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। और देखो यहाँ पे दिया है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो याद रखना, हम्पी में मिले हैं, ऑप्शन बी। और ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और चलते हैं, देखो मैं ज़्यादातर तो आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आरपीएफ के पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की चांस है। देखो यहाँ पे दिया गया है किस सुल्तान को पागल कहा गया है, किस सुल्तान को पागल कहा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये देखो प्रश्न आप बताएंगे इसका सही जवाब, तो याद रखना 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर दिया है मंगल पांडे ने किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया था? ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो थे ना, ये बैरकपुर छावनी में थे, ऑप्शन सी। और ये विद्रोह मेरठ से उत्पन्न हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा कहाँ से, मेरठ। ठीक है, तो ये बैरकपुर कहाँ हुआ, ये आप समझदार हैं अब। और दूसरा आप याद रखना, ये 1857 की क्रांति की बात हो रही है। कौन सी? 1857 की क्रांति की बात हो रही है। और इसमें पहले व्यक्ति जो थे बलिदान होने वाले, वो हमारे मंगल पांडे जी थे, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये 1857 की क्रांति से आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। मैं नहीं चाहता क्लास ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि 40 मिनट से ऊपर का क्लास फ़ोन में चलेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्लास को। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 3 कानून के तहत नए कितने साल में मुकदमा निपटने की बात की है? देखो ये भी आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करंट आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो गया 3 वर्ष, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब जो भी नए मुकदमे होंगे वो 3 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा अब नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिया गया है शेर शाह का मकबरा अवस्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना जो शेर शाह का मकबरा है वो है सासाराम में, सासाराम, ऑप्शन बी। अब अगर सासाराम की जगह यहाँ पे बिहार लिखा हुआ होता, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने जवाब किया है ना, उनमें से 50% जवाब नहीं करते ना। तो याद रखना ये जो सासाराम है बिहार में पड़ता है। और देखो रंगून में किसकी समाधि स्थल है, तो याद रखना बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर जफर द्वितीय, जो 1857 की क्रांति से ही मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से नेतृत्व किया था, क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था, और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के और रंगून स्थानांतरित कर दिया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं, और देखो दिल्ली में तो आपको पता ही होगा हमारा राजघाट, नोटों पर राज करने वाले हमारे महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? दिल्ली में। तो यहाँ पे देखो दिया है वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो इस प्रश्न का आप सही जवाब क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप याद रखना है ये लॉर्ड लिटन ने किया था, लॉर्ड लिटन, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और ये पता है गैंगिंग एक्ट भी इसे बोलते थे, क्या? गैंगिंग एक्ट, तो गैंगिंग एक्ट भी बोलते थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है दोस्त, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए दोस्त कटक। कटक आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। अब अगर आपसे पूछ देता कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? बताओ। तो याद रखना वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, और देखो बाद बाकी तो मैंने आपको उस दिन बताया ही था कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछ ले या वनस्पति का अनुसंधान संस्थान पूछ ले, तो वो आपका लखनऊ में है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, भारतीय गन्ना पूछ ले या फिर वनस्पति पूछ ले, तो ये आपके लखनऊ में है। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? मैंने आपको कई बार बताया है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे टाइप करना कि भैया आपने सिडबी का मुख्यालय पूछा था, जो कि कहाँ पर है आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो दिया गया है भारत में प्रथम मध्य दूरी वाली मिसाइल है। भारत में प्रथम मध्य दूरी वाली मिसाइल कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो है अग्नि। कौन सी है?
अग्नि है। और देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपसे पहली पूछी जाएगी लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो निर्भय थी। और पृथ्वी जो है ये पहली मिसाइल है, ये भारत की पृथ्वी जो है ये पहली मिसाइल है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारे लिए अगला प्रश्न क्या है। देखो, छोलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? छोलिया, तो छोलिया यहाँ पे पूछा है आपसे। तो याद रखना, जो छोलिया नृत्य है ना, ये उत्तराखंड का है मेरे भाई। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो ये आपको याद रहेगा ना। उत्तर प्रदेश का आपको नौटंकी और आपकी वो क्या कहते हैं, कथक, ये सब है ना, ये आप उत्तर प्रदेश से याद रखना। केरल से आपका कथकली, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, कथकली, तो ये भी याद रखना। और बिरजू महाराज वगैरह ये कथक से, ये भी आप याद रखना, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और देखो यहाँ पे दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा शुल्क $710 से बढ़ाकर कितने डॉलर कर दिया है। तो कितना डॉलर कर दिया है बढ़ा के, जो कि पहले वीज़ा शुल्क था $710, अब ऑस्ट्रेलिया ने कितना कर दिया है। तो ये याद रखना। देखो ये प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और करंट का क्वेश्चन है और विद्यार्थियों से संबंधित है, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो याद रखना $1600, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? तो देखो ये संबंधित लोग भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या याद रखना। देखो ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, भरतनाट्यम। अब अगर आपसे पूछ देगा भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत बताएंगे भैया ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। और नहीं पता होगा तो नहीं बता पाओगे। अब देखो एक वो भी पूछी जाती हैं, देखो जो क्या था उनका नाम, रागिनी देवी। और रागिनी देवी भी पूछा जाता है, रागिनी देवी। तो रागिनी देवी जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है, मोहिनी अट्टम से। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो क्या बताओगे आप? अगर पता होगा तो तुरंत बता दोगे, केरल से संबंधित है, केरल से। अब देखो कथक से आपको मैंने बिरजू महाराज वगैरह बताए थे, तो वो आप याद रखेंगे। और सितारा देवी, देखो सितारा देवी को भी याद रखना यार, सितारा देवी जो है ये भी नाम आप याद रखेंगे। ये कथक से संबंधित हैं, बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, ये सभी लोग कथक से संबंधित हैं। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, तो भूलोगे तो नहीं दोस्त। देखो इम्पोर्टेंट है और तो आपकी सपोर्ट का ज़रूरत है। आपको अब दिख रहा होगा खुद, तो आप यार एक बार लाइक वाला बटन तो दबाएंगे ही, लेकिन यार शेयर कर देना। तो यार थोड़ा सा यार शेयर कर दो क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, भाई का सपोर्ट कर दो। और आपको बहुत यार एहसान रहेगा आप लोगों का मुझ पे। और देखो यहाँ पे दिया है कि प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने दोहरा शतक बनाया। तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने दोहरा शतक बनाया, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे दोस्त याद रखना है, वो है मिथाली राज। मिथाली राज, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का स्थापना वर्ष क्या है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपके आरआरबी के पेपर में और आरपीएफ के पेपर में और लोको पायलट के पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे दोस्त याद रखना, जो एनसीसी है, नेशनल राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसका याद रखना, इसकी स्थापना वर्ष 1948 है। 1948 जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 1962 भी याद रखना, ये आईटीबीपी की स्थापना वर्ष है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत पुलिस बल जो है, आईटीबीपी, तो ये आप याद रखेंगे। आईटीबीपी की स्थापना वर्ष है 1965 में आपके बीएसएफ की स्थापना हुई थी। तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और सबसे पुराना जो भारत का अर्धसैनिक बल है वो है असम राइफल। क्या है? असम राइफल। असम राइफल जो है ये 1835 में स्थापित किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, पोलो खेल में खिलाड़ियों की एक टीम में संख्या होती है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की एक टीम में संख्या होती है, तो कितनी होती है दोस्त? यहाँ पे आपको खेलों में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो ये आप याद रखेंगे। और गोल्फ में देखो 1 भी होती है, 1 से 4 तक होती है। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन 1 दे रखा है, तो यहाँ से भी याद रखना गोल्फ हो जाएगा, ठीक है। 1 से 4 तक होती है, लेकिन 1 यहाँ पे दे रखा है, तो याद रखना गोल्फ में एक तरफ 1 होता है। और देखो बेसबॉल में 9 होते हैं, बेसबॉल में
9 होते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। 5 एक टीम में कौन से खेल में होते हैं? 5 खिलाड़ी बताओ। मैंने उस दिन आपको बताया था ना बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, याद रहेगा ना। और देखो शतरंज के खेल में बताओ, शतरंज के खेल में एक होता है एक तरफ, एक इधर से पासा फेंकता है एक उधर से, तो ये भी आप याद रखेंगे। और कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में देखो वैसे तो 7 होते हैं, लेकिन 5 इनके एडवांस मतलब रिजर्व पार्टी में रहते हैं, तो ये 7 आप याद रखना, ठीक है। कबड्डी में एक टीम में 7 होते हैं। तो यहाँ से और देखो बाद बाकी 11 आपके जो 11 खिलाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा 11 होते हैं। कौन कौन से खेल में होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 11 खिलाड़ी एक टीम में। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। उस दिन मैंने सारे 11 वाले आपको बताए थे। देखो यहाँ पे दिया है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? ऑप्शन सी यहाँ पे लगा हुआ। ये किसी का क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया होगा PDF में, वही यहाँ पे लगा हुआ रह गया था। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है ये किस संबंध पर आधारित है? तो ये तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। शक संबत, जिसका स्टार्टिंग कब 78 ईसा पूर्व हुआ था ना, 78 ईसा पूर्व। और कौन सा राजा था बताओ? राजा कनिष्क था क्या? बताइएगा मुझे, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। किसने अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? किसने अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना है, ये आपका सही जवाब हंगरी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर आशा क्या और मुश्किल क्या यार, जब ठान लिया तो ठान लिया, है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अच्छे से तैयारी करनी है, और इस बार सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। और देखो यहाँ पे कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है भैया? हमें याद नहीं आ रहा है, तो यार याद रखना, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? कल व्यय का पूछा था, खर्चे का, यहाँ पे आज राष्ट्रीय आय का बताओ। तो राष्ट्रीय आय का जो है वो गणना कौन करता है? तो याद रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन सी आप याद रखेंगे, ठीक है। और कल मैंने आपको व्यय का बताया था कि व्यय, कल नहीं परसों की क्लास में, कल तो क्लास ही नहीं हो पाई, मुझे भी फीवर आ रहा था हल्का हल्का सा, और ये फ़ोन भी कल सही से काम नहीं कर रहा था। और देखो यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? किस इस्पात कारखाने की स्थापना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना है, जितने भी दे रखे हैं ना आपको, भिलाई, राउरकेला और दुर्गपुर, ये सभी ऑप्शन डी, ठीक है। कितने टोटल? शायद 5 की गई थी ना, मुझे ये कंफर्म कराइएगा एक बार। टोटल कितने? 5 कारखानों की स्थापना की गई थी ना द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? कौन सी संस्था है जो शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? ये प्रश्न पूछा गया है आपके RPF में। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि वो कौन सी शेयर बाजार की संस्था है जो नियंत्रण रखती है। तो हम तुरंत बताएंगे भैया, वो है सेबी। क्या है? सेबी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है? भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है, वो कौन सा राज्य है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, वो है मध्य प्रदेश। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने पता है कब जारी की थी पहली रिपोर्ट? 1995 में। कब की थी? 1995 में की थी। तो ये तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसका उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसका उद्घाटन किया गया है? तो ये आपके करंट क्वेश्चन है, ये आपके करंट का क्वेश्चन है, और जल्दी मतलब 1-2 दिन पहले की बात। अब यहाँ पे आप बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। तो याद रखना, तोपखाना संग्रहालय। और मैंने देखा है यार, आप लोग बहुत कम यार सपोर्ट कर रहे हो, कुछ लोग तो क्लास ही को पूरा नहीं देख रहे हैं। और कम से कम अगर मुझसे 100 लोग बोलेंगे ना भैया मुझे PDF चाहिए,
मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ के लिए जब उन्हें लिंक शेयर करता हूँ तो उसमें से मात्र 5 बंदे ही ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम को। ऐसा क्या दिक्कत है कि आपको अगर नहीं चाहिए यार तो क्यों परेशान होते हो, और चाहिए तो यार ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि पहले की क्लास है और जो होंगी सभी की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है। और इस प्रश्न को नोट कर लेना है और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कैंडला मात्रक है, कैंडला मात्रक किसका है ये आप बताइए। कैंडला जो है वो किसका मात्रक है, तो आप क्या बताएंगे, ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन सी तुरंत लगाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना यार वो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था, जेम्स प्रिंसेप, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। और इसने पता है कब पढ़ा था, आपको बता दूं मैं, इसने 1834 में पढ़ा था पहली बार। कब पढ़ा था, 1834 नहीं यार, एरर हो गया देखो, 1837। यही तो गलती हो जाती है कभी कभी। अब मुझे याद आ गया 1834 और जबकि था क्या 1837, ठीक है। तो 1837 में इसने पढ़ा था पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। वैसे तो इसका आरंभ जो था वो 1965 में हुआ था और स्थापना जो थी वो 1959 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1959 में। पहला कार्यक्रम जो था 1965 में, लेकिन दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम अगर पूछेगा तो 1972 आपको टिक करके आना है और आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज जो है वो पहली बार किस वर्ष फहराया गया था। पहले तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे 5 वो होते ना छल्ले, ऐसे, है ना। तो ये 5 छल्लों का मतलब क्या होता है और पहली बार इसे कब फहराया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना 1920 में फहराया गया था। कब फहराया गया था, 1920 में। और भारत ने इसमें पहली बार जो पार्टिसिपेट है वो भी 1920 में की थी, भारत ने भी, ये भी आप याद रखना। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की 1896 में शुरुआत हुई थी, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और देखो इन 5 छल्लों का मतलब क्या है आप बताओ। 5 छल्लों का मतलब है 5 देश, कौन कौन से, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया, यूरोप और ओशेनिया, ठीक है। तो अफ्रीका, देखो ये आपका रहा अफ्रीका, अमेरिका, और ये अमेरिका के बाद आपका एशिया, यूरोप और ओशेनिया। तो इन 5 का मतलब ये है छल्लों का, ये आप याद रखना। 5 देशों के नाम, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया पूरा और यूरोप पूरा और ओशेनिया, ठीक है। तो ये याद रखोगे और 1920 में इसे पहली बार फहराया गया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो याद रखना 1993 में हुई थी, ठीक है। 1993। क्या हो रहा है आज, मुझसे गलती क्यों हो रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आप याद रखें, शॉर्टकट में आपको लिखा हुआ मिलता है PMRY। कैसे लिखा होता है, PMROY। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, याद रहेगा ना, 1993। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आप इसका जवाब क्या बताएंगे। तो ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और देखो मैं आपको बताऊं, इसका ज़िला पूछेगा, ज़िला भी याद रखना। ज़िला जो है वो है तेनकासी ज़िला। क्या है, तेनकासी ज़िला। तेव नहीं, तेन है, ठीक है, ये ना बना है। तेनकासी ज़िला यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु में, ये कुट्रालम जलप्रपात। और देखो कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में तो आपको पता ही है यार सभी को, जोग है, जोग जलप्रपात है ना, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और देखो उत्तराखंड में मैं आपको बताऊं जो एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, केम्प्टी। कौन सा, केम्पटी, केम्पटी, ठीक है, ये टा बना है, केम्पटी। तो ये आप याद रखेंगे, केम्पटी जो है वो उत्तराखंड में है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, तो वो हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। किसे जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और लौह पुरुष के नाम से तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इन्हें सरदार की जो उपाधि है ये कहाँ मिली थी, तो ये बारदौली में किसने दी थी, दी तो महात्मा गांधी जी ने थी।
और बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार कह के संबोधित किया था। इतना बस याद रखना है। और मैं यही कहूँगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आशा क्या मुश्किल क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और थोड़ा सा यार मैं यही कहूँगा लास्ट टाइम कि लाइक कर देना, अभी तक जिन्होंने ना किया हो शेयर कर देना, और क्लास को दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, और थोड़ा सा यार सपोर्ट ज़रूर करना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी हीरो को मेरा दिल से जय हिंद।